नमस्कार दोस्तों, जीएस विद एसएस में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं सौरभ। दोस्तों, आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के अगस्त माह के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम से शुरुआत करते हैं। तो आइए, पहली खबर है कि राज्यसभा की 57 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराए गए। आप सबों को पता ही होगा कि राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसी संबंध में चुनाव कराए गए हैं। 15 राज्यों से 57 सीटों के लिए चुनाव कराए गए, जिसमें बिहार में भी 5 सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुआ। और बिहार में 2 सीट बीजेपी को, 2 सीट आरजेडी को और 1 सीट जेडीयू को प्राप्त हुआ। आपको यह बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, इलेक्शन, वह किस देश से लिया गया है। और दूसरा कि राज्यसभा के सदस्यों का जो मनोनयन होता है, अर्थात जो राष्ट्रपति करते हैं 12 सदस्यों का मनोनीत करते हैं, वह किस देश से लिया गया है। यह दोनों डिफरेंट थिंग है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव और मनोनयन दोनों अलग अलग देश से लिया गया है। मैं आपको बता देता हूँ कि मनोनयन जो है वह आयरलैंड से लिया गया है, और जबकि सदस्यों का चुनाव जो है, उसके इलेक्शन जो है, वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे। इन 57 सीटों में 22 सीटें जो है बीजेपी को प्राप्त हुई है, जबकि कांग्रेस को 9 सीटें प्राप्त हुई हैं। अगली खबर है कि यूरोपीय स्पेस कंपनी के रॉकेट के जरिए संचार उपग्रह GSAT-24, आप याद रखेंगे, GSAT-24 का फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपण किया गया। इसरो के नए संचार उपग्रह GSAT-24 का प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से किया गया। यह जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित किया गया, अर्थात भू स्थिति कक्षा में इसे स्थापित किया गया है। क्योंकि यह संचार उपग्रह है, यह पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व वाली न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL द्वारा शुरू किया गया पहला पूर्ण मांग आधारित संचार उपग्रह है। आप इसे याद रखेंगे, यह पहला पूर्ण मांग आधारित संचार उपग्रह है, अर्थात NSIL का यह पहला व्यावसायिक संचार उपग्रह है। उपग्रह की पूरी क्षमता NSIL ने 15 वर्ष के लिए टाटा प्ले, जिससे पहले टाटा स्काई के नाम से जाना जाता था, उसको लीज पर दे दिया गया है। नेक्स्ट खबर है कि क्यूएस रैंकिंग 2023 में आपको पता है कि लंदन बेस्ड एजेंसी है यह क्वाकवेली साइमंड्स, इसकी जो रैंकिंग निकलती है यह उच्च शैक्षणिक संस्थानों अर्थात हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए निकलती है। तो विश्व के शीर्ष 1500 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भारत के 41 शैक्षणिक संस्थान इसमें अपना स्थान बना पाने में सफल हुए हैं, जिसमें टॉप 200 में केवल 3 संस्थान, जो पिछले वर्ष भी 3 संस्थान ही थे, उसमें IISc बेंगलोर, उसके बाद IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली, जिसमें कि IISc बेंगलोर को 155वां स्थान, IIT बॉम्बे को 172वां स्थान और IIT दिल्ली को 174वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें टॉप 200 में USA की 45 यूनिवर्सिटी है, जबकि UK की 26 और ऑस्ट्रेलिया की 14 यूनिवर्सिटी है। फर्स्ट रैंक MIT कैम्ब्रिज स्थित MIT जो USA में है, आप याद रखेंगे कि MIT को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को, कैम्ब्रिज स्थान अलग है USA में है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अलग है, यह UK में है। थर्ड रैंक स्टेफन यूनिवर्सिटी USA को, और फोर्थ ऑक्सफोर्ड को, और फिफ्थ हार्वर्ड को। आपको बस फर्स्ट याद रखना है, उसके अलावा याद नहीं रखना है। लेकिन भारत के आपको इंस्टीट्यूट को याद रखना है कि 3 है टॉप 200 में। यह रैंकिंग जो है 6 पैरामीटर पर मापी जाती है, जिसमें एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, साइटेशन पर फैकल्टी, अर्थात कितने शोध पत्र जमा करते हैं फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो क्या है, और इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो क्या है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो क्या है। इन 6 आधारों पर निकाला जाता है। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि क्यूएस रैंकिंग जो उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए निकाला जाता है, उसमें भारत के 3 शैक्षणिक संस्थान टॉप 200 में अपना स्थान बना सके हैं। बस आपको इतना याद रखना है और तीनों के नाम याद रखने हैं। और अगर रैंकिंग याद रख सकें तो रैंकिंग याद रखना है, लेकिन इसका याद रखना है कि टॉप जो है MIT कैम्ब्रिज USA ने किया है। अगली खबर है कि अगले 5 वर्षों के लिए IPL के मीडिया अधिकारों की नीलामी हुई है, जिसमें BCCI ने नेक्स्ट 5 ईयर अर्थात 2023 से 27 के लिए IPL के मीडिया अधिकारों की नीलामी 4 पैकेज में की, जिससे BCCI को कुल 48,390.5 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। पिछली बार 2017 से 22 के लिए यह मीडिया अधिकार स्टार को दिए गए थे, जिसमें उन्हें 16,347 करोड़ ही रुपये प्राप्त हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार BCCI को 4 अलग अलग पैकेज में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धन प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए नामांकन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल जारी किया गया, और इसके लिए जो पुरस्कार होंगे उसमें आम नागरिक और संगठन सभी उसके लिए किसी संगठन का या किसी व्यक्ति का नामांकन करा सकेंगे, अर्थात इसमें अब आम आदमी की भी भागीदारी होगी। अगली खबर है कि राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में राज्यपाल की शक्तियां मुख्यमंत्री को हस्तांतरित करने को विधेयक पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित हो चुका है। तो वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल 182
और 40 के मतांतर से पारित हो गया है। इसमें मुख्यमंत्री को ही राज्यपाल के स्थान पर राज्य के सभी स्टेट यूनिवर्सिटी का पदेन कुलाधिपति बनाने का प्रस्ताव किया गया है। आपको पता है कि बिहार में भी जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना है उसमें भी कुलाधिपति मुख्यमंत्री हैं, ना कि राज्यपाल हैं। अगली खबर है कि तीनों सेनाओं में युवाओं की भर्ती हेतु अग्निपथ योजना लॉन्च की गई है। इसकी घोषणा 14 जून 2022 को की गई और प्रतिवर्ष जो है 46,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर चयन होगा और अप टू 25% अर्थात चयनित अभ्यर्थियों में से केवल 25% तक ही, अप टू 25%, ना कि 25% फिक्स है, अप टू 25% तक सेना को जो नियमित किया जाएगा, बाकी 75% को वापस भेज दिया जाएगा। यह शुरू में 4 वर्षों के लिए नियुक्ति होगी, जिसमें 6 माह की ट्रेनिंग है और 3.5 साल की सर्विस है। उनके लिए ईपीएफ और पीपीएफ का प्रावधान होगा, किंतु पेंशन और ग्रेच्युटी के वे पात्र नहीं होंगे। वे आगे की पढ़ाई जारी रख सकेंगे, जिसके लिए 3 साल की स्किल बेस्ड ग्रेजुएशन डिग्री उन्हें मिलेगी और उसके लिए कोर्स डिज़ाइन जो है, सिलेबस डिज़ाइन, वह इग्नू द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार की अधिकतर धनराशि जो डिफेंस बजट के लिए दी जाती है वह पेंशन में ही चली जाती है। आप देख सकते हैं कि 2022-23 के लिए जो बजट है, डिफेंस बजट, वह 5,25,166 करोड़ का है, जिसमें कि 1,19,696 करोड़ सिर्फ और सिर्फ पेंशन में चले जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की यह योजना है कि पेंशन के बजट को कम किया जाए, ताकि हम इस पैसे का उपयोग अपने सेना के मॉडर्नाइजेशन और डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने में कर सकेंगे। तो यह एक अच्छा कदम है। अगली खबर है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध। सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के देश में उत्पादन, आयात और वितरण, बिक्री और इस्तेमाल को 1 जुलाई 2022 से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय ने 12 अगस्त 2022 को ही प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 जारी किया था। इसके लिए प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अर्थात सीपीसीबी अधिसूचित करेगी कि किन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अर्थात अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची कौन तैयार करेगा, तो आपको बताना है कि सीपीसीबी तैयार करेगा, जिसमें 75 माइक्रोन तो पहले से ही 1 सितंबर 2021 से ही प्रतिबंधित था, लेकिन इस बार 120 माइक्रोन के भी मोटाई वाले पॉलीथीन बैग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 1 दिसंबर 2022 से प्रतिबंधित रहेगा। महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भाजपा के सहयोग से नई सरकार का गठन किया गया है। आपको पता ही होगा कि कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना की सरकार अल्पमत में आने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था और नई सरकार के गठन में एकनाथ शिंदे जहां मुख्यमंत्री बने हैं, वहीं देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वह इस बार डिप्टी सीएम बने हैं, अर्थात उप मुख्यमंत्री बने हैं। वहाँ के गवर्नर, महाराष्ट्र के गवर्नर जो हैं भगत सिंह कोश्यारी, आप इसे याद रखेंगे। अगली खबर है कि देश के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न करा लिया गया है, जिसमें एनडीए की ओर से उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को विजयी घोषित किया गया है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी, अर्थात श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। इनसे पहले वे झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं, तो 2015 से 21 के बीच में झारखंड की गवर्नर थी और उनसे पहले भी उड़ीसा के रायरंगपुर से 2 बार की एमएलए रही थी। विपक्षी दलों की ओर से उम्मीदवार श्री यशवंत सिन्हा थे। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया था। वोट के मूल्य का आधार जो है 1971 की जनगणना को माना गया है और यह 2026 तक लागू रहेगा। मैक्सिमम वैल्यू जो है वोट का वो यूपी के विधायक का होता है जो 208 है और सबसे कम सिक्किम के विधायक का 7 होता है। आप सबों को पता ही होगा कि राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल में सिर्फ इलेक्टेड एमपी या एमएलए ही भाग ले सकते हैं, अर्थात मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। ना राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, ना लोकसभा के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं और ना ही एमएलसी भाग लेते हैं, अर्थात विधान परिषद जहाँ भी है उसके सदस्य भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ इलेक्टेड एमपी और एमएलए ही भाग ले सकते हैं। दिल्ली और पांडिचेरी में दोनों जगह विधानसभा है, तो अर्थात इसके भी विधायक भाग लेते हैं। आप इसे याद रखेंगे। अगली खबर है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को संपन्न होगा, जिसके लिए एनडीए की ओर से उम्मीदवार श्री जगदीप धनखड़ हैं जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं और विपक्षी दल से जो उम्मीदवार हैं वो मार्गरेट अल्वा हैं। मार्गरेट अल्वा राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी हैं। इसमें जानते ही हैं आप लोग कि निर्वाचक मंडल में सभी सांसद भाग लेते हैं, अर्थात चयनित और मनोनीत, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों सदस्य भाग लेते हैं। तो इसके तहत 788 सदस्य भाग ले सकते हैं, लेकिन अभी 780 सदस्य भाग लेंगे क्योंकि 8 सीट वैकेंट हैं। 4 सीट जो है जम्मू कश्मीर
के लिए राज्यसभा की 4 सीटें हैं जो जम्मू कश्मीर में वैकेंट हैं। 1 सीट त्रिपुरा से वैकेंट है राज्यसभा की, और 3 जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं राज्यसभा के वो अभी वैकेंट चल रहे हैं। तो आप सबको पता है कि 543 लोकसभा के सदस्य और 245 राज्यसभा के सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं। अगली खबर है कि DRDO ने सेना की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की देखरेख में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का एक सफल परीक्षण ओडिशा के तट चांदीपुर स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया है। तो अग्नि 4 का जो सफल परीक्षण हुआ है वह APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। यह हथियार ले जाने में सक्षम है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसकी रेंज जो है 4000 किलोमीटर है और भारतीय सेना में भी अभी शामिल नहीं किया गया है। इसकी टेस्टिंग लगातार जारी है। नेक्स्ट है, DRDO ने ओडिशा स्थित चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज अर्थात ITR से स्वदेश में विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण रात्रिकालीन सफल परीक्षण किया। यह पहला रात्रिकालीन सफल परीक्षण था। यह परमाणु संपन्न मिसाइल है पृथ्वी 2। इसकी क्षमता 350 किलोमीटर है और यह सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और इसकी फर्स्ट नाइट टेस्टिंग हुई है। अगली खबर है कि DRDO और सेना ने मिलकर स्वदेश निर्मित सरफेस टू एयर मिसाइल अर्थात वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज अर्थात ITR से किया है। तो DRDO का अभी जो अध्यक्ष हैं वह G सतीश रेड्डी हैं और नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल R हरिकुमार हैं। नेक्स्ट है, DRDO द्वारा स्वदेश निर्मित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट HEAT, जिसे अभ्यास का नाम दिया गया है, का सफल परीक्षण चांदीपुर के ITR से अर्थात इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से किया गया है। अभ्यास जो है यह एक छोटा विमान होता है जिसके परीक्षण के लिए टारगेट के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि इसरो के PSLV C-53 के जरिए सिंगापुर की 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का यह दूसरा समर्पित मिशन था, अर्थात पहला समर्पित मिशन GSA-24 था, जिसे पहले बताया गया है कि जिसे कोरू से छोड़ा गया था, फ्रेंच गुयाना के कोरू से छोड़ा गया था, जिसे टाटा प्ले ने लीज पर लिया हुआ है 15 वर्ष के लिए। यह प्रक्षेपण जो है सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर श्रीहरिकोटा से किया गया है। अब आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की। तो इस संबंध में पहली खबर है कि यूक्रेन व मालडोवा की यूरोपीय संघ की सदस्यता हेतु सदस्य देशों की सहमति मिल गई है। यूक्रेन, मालडोवा और जॉर्जिया ने EU की सदस्यता हेतु आवेदन किया था, जिसके तहत यूक्रेन और मालडोवा के आवेदनों को स्वीकार कर लिया गया है, अर्थात इसे कैंडिडेट का दर्जा प्राप्त हो चुका है। जबकि जॉर्जिया के मामले में EU ने भी कोई निर्णय नहीं लिया है। टर्की, जिसे अब तुर्की के नाम से जाना जाता है, वह 1999 से ही EU की सदस्यता हेतु प्रयासरत है, किंतु अभी तक उसे सफलता नहीं मिली है। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1 नवंबर 1993 को की गई थी। इसके 27 अभी मेंबर हैं वर्तमान में। इसके प्रेसिडेंट का नाम जो है उर्सुला वॉन डर लियन है। उर्सुला वॉन डर लियन वर्तमान में यूरोपियन आयोग की प्रेसिडेंट हैं। इसका पार्लियामेंट स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है, जबकि इसका जो हेडक्वार्टर है वह ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। गुस्तावो पेट्रो लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया के राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले पहले वामपंथी हैं। यह इससे पहले गुरिल्ला संगठन M90 से जुड़े हुए थे। 1990 में M90 एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रूपांतरित हो चुका था, जिसके सदस्य गुस्तावो पेट्रो अभी पहले वामपंथी राष्ट्रपति के रूप में कोलंबिया में निर्वाचित हुए हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। तो कोलंबो का कैपिटल जो है वह बोगोटा है। फिलीपींस के पूर्व तानाशाह शासक फर्नांडिज मार्कोस के पुत्र बोंगबोंग मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति होंगे। अगली खबर है कि ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन चीन में वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया। आप सबको पता होगा कि ब्रिक्स जो है 5 देशों का एक संगठन है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स जो है पूरे वर्ल्ड का 42% पॉपुलेशन अपने आप में समेटे हुए है और पूरे विश्व का 24% GDP इन ब्रिक्स देशों का है। तो लगातार 3 बार जो है वर्चुअल तरीके से ही ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इससे पहले जो शिखर सम्मेलन है 13वां शिखर सम्मेलन, वह भारत की मेज़बानी में ही संपन्न हुआ था। भारत अभी तक 3 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कर चुका है। 2012 में दिल्ली में और 2016 में गोवा में हुआ था। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अर्थात इसके बाद जो है वह साउथ अफ्रीका में होगा। पहले 2 सदस्य सम्मेलन तक साउथ अफ्रीका इसका सदस्य नहीं था। 2000 में यह सदस्य बना और 2011 से सम्मेलन में सम्मिलित हो रहा है। आप सबको पता होगा कि पहला सम्मेलन जो है 2009 में वह रूस में संपन्न हुआ था। आप सबको अगर याद ना रहे अगला शिखर सम्मेलन कब होगा, तो अगर वर्तमान शिखर सम्मेलन याद है तो आप आसानी से जान सकते हैं कि अगला शिखर सम्मेलन कब होगा। जैसे कि इस बार चाइना में हुआ तो अगली बार साउथ अफ्रीका में होगा, फिर उसके बाद जो है ब्राज़ील में होगा, फिर रसिया में होगा, फिर इंडिया में होगा, फिर चाइना में होगा और फिर साउथ अफ्रीका में होगा। तो इस तरह जिस तरह नाम है उसके क्रम वाइज चलता है।
आप सबको पता ही होगा कि ब्रिक्स देशों ने ब्रिक्स बैंक की स्थापना की है। इसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, जिसका हेडक्वार्टर संघाई में है। इसकी स्थापना जो है 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में जो संपन्न हुआ था 2014 में, उसमें किया गया था। और इंडियन रीजनल ऑफिस, इसका जो है इंडियन रीजनल ऑफिस जो है उसे गिफ्ट सिटी गुजरात में खोला गया है इसी वर्ष। अगली खबर है G7 का 48वां शिखर सम्मेलन जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज की मेजबानी में स्लॉस एल्मो में आयोजित हुई। आप सबको पता है कि G7 देशों में कनाडा, USA, फ्रांस, इटली, UK, जापान और EU शामिल हैं। EU के तरफ से इसके कमीशन प्रेसिडेंट जो हैं, आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लियोन ये भाग ली, और उसके काउंसिल के प्रेसिडेंट जो हैं अर्थात परिषद के अध्यक्ष जो हैं चार्ल्स माइकल, इन्होंने भाग लिया। भारत भी विशेष आमंत्रण पर इसमें शरीक हुआ था। भारत के अलावा अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल और यूक्रेन को इसमें विशेष आमंत्रण मिला था सदस्य देश नहीं होने के बावजूद। G7 का 49वां शिखर सम्मेलन अर्थात अगला शिखर सम्मेलन जापान में आयोजित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मेलन में बेहतर भविष्य में निवेश, जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य पर एक सत्र को संबोधित किया। अगली खबर है PM नरेंद्र मोदी की जर्मनी व UAE की यात्रा। जर्मनी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए थे, जबकि UAE जो है पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने गए थे। साथ ही साथ नए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को राष्ट्रपति बनने पर बधाई देने गए थे। नेक्स्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। इसे ब्रिटेन बेस्ड EIU जारी करती है अर्थात इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है, जिसमें 173 शहरों का मूल्यांकन किया गया है। और यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी होती है, जिसमें 5 फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। किसी शहर के हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी और कल्चर एंड एनवायरनमेंट को ध्यान में रखा जाता है। भारत के केवल 2 शहर को इसमें स्थान मिला है। पहला दिल्ली को 112वां स्थान, जबकि मुंबई को 170वां स्थान मिला है। इसमें टॉप जो है वियना शहर को स्थान मिला है। टॉप 3 में वियना, कोपेनहेगन और ज्यूरिक है, जबकि बॉटम 3 में दमिश्क, सीरिया की राजधानी दमिश्क, लागोस और त्रिपोली को जगह मिला है। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022। इसे सिडनी बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस जारी करती है, जिसमें भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। 163 देशों की रैंकिंग में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। हालांकि भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में 3 अंक की बढ़ोतरी की है, लेकिन फिर भी इसे लो सेक्शन में रखा गया है। इसके टॉप 3 में जो है आइसलैंड है, न्यूजीलैंड है और आयरलैंड है। अर्थात टॉप आइसलैंड ने किया है, जबकि बॉटम में अफगानिस्तान है। अर्थात सबसे कम पीस अफगानिस्तान में है और सबसे ज़्यादा पीस आइसलैंड में है। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स अर्थात जलवायु प्रदर्शन सूचकांक। इसमें भारत को सबसे अंतिम स्थान 180वां स्थान मिला है। 180 देशों की रैंकिंग में 180वां स्थान भारत को मिला है। इसे जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी मिलकर जारी करती है। इसमें टॉप जो है डेनमार्क को स्थान मिला है, जबकि बॉटम इंडिया को मिला है। टॉप 3 में देख सकते हैं कि डेनमार्क, UK और फिनलैंड है, जबकि बॉटम 3 में इंडिया, म्यांमार और वियतनाम है। तो इस रिपोर्ट की काफ़ी चर्चा हुई थी, क्योंकि भारत इसमें सबसे अंतिम स्थान पर था, जिसकी आलोचना भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रिपोर्ट की आलोचना की थी। नेक्स्ट है मिडकॉम की बैठक भारत मलेशिया के रक्षा मंत्रियों के बीच हुई। मिडकॉम का अर्थ है मलेशिया इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन मीटिंग। नेक्स्ट है वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2022। यह IMD जारी करती है, जो स्विट्जरलैंड बेस्ड एजेंसी है, जिसमें 63 देशों का मूल्यांकन किया गया है। और यह रिपोर्ट हर वर्ष प्रकाशित होती है, जिसमें भारत को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में 6 स्थान की बढ़ोतरी हुई भारत के रैंकिंग में। और इसमें टॉप जो है डेनमार्क किया है, जबकि बॉटम पर वेनेजुएला रहा है। नेक्स्ट है इजराइल में सत्तारूढ़ गठबंधन के टूटने के बाद प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का त्यागपत्र संसद को वहां भंग कर दिया गया है और नए चुनाव की घोषणा कर दी है। और नए चुनाव की घोषणा तक विदेश मंत्री रहे येर लापेद को नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। नफ्ताली बेनेट सबसे कम समय तक इजराइल के प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट है ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ II के राज्याभिषेक के 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्लेटिनम जुबली समारोह का आयोजन ब्रिटेन के साथ साथ राष्ट्रमंडल देशों में भी किया गया। महारानी का राज्याभिषेक जो है 2 जून 1953 को हुआ था और वे भी 96 साल की हैं। वो पहली महारानी है ब्रिटेन की जिनके शासनकाल में प्लेटिनम जुबली का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ वे ब्रिटेन की सर्वाधिक समय तक रहने वाली महारानी हैं। उनसे आगे पूरे विश्व में केवल फ्रांस के लुई 14 जो किंग लुई 14 थे फ्रांस के, वे ही उनसे आगे हैं। महारानी ने ब्रिटेन के 14 प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखा है। साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका के 14 प्रेसिडेंट से मुलाकात की है। तो अब ब्रिटेन के 15 प्रधानमंत्री का कार्यकाल वो देख लेंगे, क्योंकि अभी ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है। अगली खबर है कि हंगरी के कसावा कुरोशी
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के लिए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। वे 76वें सत्र के अध्यक्ष मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद की जगह लेंगे। भारत को अब तक यूएन की महासभा की अध्यक्षता का केवल एक बार अवसर मिला है, जब 1953 में 8वें सत्र के लिए श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और वे यूएन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। अभी तक यूएन में मात्र 4 महिला अध्यक्ष चुनी गई है। नेक्स्ट है जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2023 से 2024 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य होंगे। भारत, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको, नॉर्वे का ये स्थान लेंगे और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, 2023 से 2024 तक। जापान को सर्वाधिक 12 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया है, जबकि भारत को 8 बार बनाया गया है। अन्य 5 जो अस्थायी सदस्य हैं अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना और यूएई है। आप सबों को पता ही होगा कि यूएन के सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिसमें कि 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। तो 5 अस्थायी सदस्य में अमेरिका, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना है, जिसे वीटो पावर प्राप्त है। आपको यह भी पता होनी चाहिए कि यूएन जो है पूरे विश्व को 5 रीजन में बांटता है और उसी से एक का चुनाव करता है। एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन, ईस्ट यूरोप, अफ्रीका और वेस्ट यूरोप एंड अदर्स। तो इसी रीजन में से एक का चुनाव हर बार करता है वो। नेक्स्ट है कि न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच पैसेंजर ट्रेन का संचालन विधिवत रूप से भारतीय रेलवे द्वारा 1 जून 2022 से प्रारंभ हो गई है। इसकी घोषणा 26 मार्च 2021 को की गई थी, लेकिन कोविड-19 के कारण यह संभव नहीं हो सका था। इसके पहले भी भारत और बांग्लादेश के बीच 2 ट्रेन चलती है, जिसमें मैत्री ट्रेन 2008 से ही चल रही है, जबकि बंधन ट्रेन जो बंधन एक्सप्रेस है उसका संचालन 2017 से हो रहा है। जहाँ मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका चलती है, वहीं बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से खुलना तक चलती है। नेक्स्ट है कि मेक्सिको तथा आसपास के क्षेत्रों में आगाथा जो कैटेगरी 2 का जो चक्रवात है, उन्होंने काफ़ी भारी नुकसान पहुंचाई है मेक्सिको और आसपास के क्षेत्रों में। नेक्स्ट है इंटरपोल की 90वीं जनरल असेंबली का आयोजन नई दिल्ली में प्रस्तावित है। उसके बाद है यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस का आयोजन एसडीजी अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए लिस्बन, पुर्तगाल में आयोजित हुआ। यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस का आयोजन लिस्बन, पुर्तगाल में हुआ। उसके बाद स्पेशल आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग का आयोजन जो है भारत में किया जा रहा है। 2022 को आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। यह भारत आसियान डायलॉग की 30वीं वर्षगांठ है। नेक्स्ट है यूरोप की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप का कॉन्फ्रेंस विवा टेक का आयोजन पेरिस, फ्रांस में किया गया। 2016 से ही प्रतिवर्ष पेरिस, फ्रांस में इसका आयोजन किया जा रहा है और इस वर्ष 2022 में इंडिया को कंट्री ऑफ द ईयर का खिताब। आइए बात करते हैं आर्थिक एवं वाणिज्यिक परिदृश्य की। तो इसमें पहली खबर है वर्ष 2022 की खरीफ फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा भारत सरकार ने की है। एमएसपी की जो है संस्तुति कृषि लागत व मूल्य आयोग अर्थात सीएससीपी द्वारा की जाती है। आप जानते हैं कि सीएससीपी का फुल फॉर्म होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। जब यह संस्तुति करती है तब भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वह इस पर फैसला लेती है कि जो संस्तुति की गई है एमएसपी की उस पर क्या देना है, क्योंकि इसकी संस्तुति को मानने और ना मानने का अधिकार भारत सरकार को है और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के मीटिंग के बाद ही यह फैसला भारत सरकार करती है और इसकी घोषणा की जाती है। तो जब भी पूछा जाए आपसे कि एमएसपी की संस्तुति कौन करती है तो आप कहेंगे सीएससीपी, लेकिन घोषणा इसकी भारत सरकार करती है या कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। एमएसपी को इस प्रकार निर्धारित किया गया है ताकि किसानों को उनकी उपज का 1.5 गुना मूल्य प्राप्त हो सके और जो है इसकी घोषणा 2018-19 के बजट में की गई थी, लेकिन इसका अनुपालन इस वर्ष 2022-23 के एमएसपी के लिए किया गया है, जिसमें धान के लिए 100 रुपये प्रति कुंटल एमएसपी बढ़ाई गई है, जबकि सर्वाधिक एमएसपी जो है 523 रुपये प्रति कुंटल तिल के लिए बढ़ाई गई है। जबकि परसेंट वाइज देखें जो मैक्सिमम रिटर्न है वह बाजरा में मिलेगा जो 85% होगा। 2022-23 के लिए खरीफ फसलों के लिए सीएससीपी ने यह संस्तुति की है कि केवल लघु एवं सीमांत किसानों से ही धान की खरीद की जाएगी। आपको पता होगा कि लघु एवं सीमांत किसान उसे कहते हैं जिनके पास भूमि जो है 2 हेक्टेयर से कम है और ऐसे किसान भारत में 85% हैं। अब आइए थोड़ी बात जान लेते हैं एमएसपी के बारे में। तो एमएसपी की घोषणा जो है भारत सरकार 22 फसलों के लिए करती है, लेकिन एमएसपी दी जाती है कितने 24 फसलों पर, क्योंकि तोरिया का जो है एमएसपी वह बेस्ड होता है मस्टर्ड के ही एमएसपी पे बेस्ड होता है और डी हस्क्ड कोकोनट होता है और उसकी एमएसपी जो है वह कोकोनट कोपड़ा के आधार पर दी जाती है। अब बात करें अगर 22 फसलों की एमएसपी की घोषणा की जाती है भारत सरकार द्वारा तो उसमें 14 फसल जो है खरीफ की होती है, 6 फसल रबी और 2 फसल कमर्शियल
जबकि इसमें 7 जो है सीरियल अनाज होता है, 5 दालें होती है और 8 ऑयल सीड होता है। आप जानते हैं कि शुगर केन का जो है उसमें MSP नहीं दिया जाता है, उसमें FRP दिया जाता है, अर्थात फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक अर्थात होलसेल प्राइस इंडेक्स आधारित मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन पुरानी आधार श्रृंखला जो बेस ईयर है पुरानी 2004-05 के आधार पर 31 वर्षों के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई है। आप जानते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का न्यू बेस ईयर 2011-12 है। इसे पब्लिश जो किया जाता है वह ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा किया जाता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एंड एडवाइज़र द्वारा इसका पब्लिकेशन किया जाता है और यह वीकली जारी होता है प्राइमरी आर्टिकल पर, जबकि शेष आर्टिकल पर मंथली जारी होता है। आप इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखेंगे कि WPI अर्थात होलसेल प्राइस इंडेक्स में केवल वस्तुओं की ही गणना होती है, जिसमें आइटम कुल नंबर है 697 और यह फर्स्ट स्टेज इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है। जबकि CPI की बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की तो इसका बेस ईयर 2012 है और इसे सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस अर्थात CSO सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस CSO जो मॉस्पी के अंतर्गत आता है, मॉस्पी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आती है, तो इसके द्वारा जारी की CSO द्वारा जारी की जाती है और यह मंथली बेसिस पर जारी किया जाता है। इसमें गुड्स और सर्विस दोनों को इंक्लूड किया जाता है और यह चूँकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है तो यह फाइनल स्टेज इन्फ्लेशन को मेजर करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF यह एक एडिशनल टूल है जो बाजार में जो अतिरिक्त तरलता आ जाती है अर्थात अतिरिक्त लिक्विडिटी आ जाती है तो उसको एब्जॉर्व करने के लिए इसका यूज RBI करती है। RBI ने इसे पहली बार 2022-23 की पहली मौद्रिक नीति की घोषणा के तहत SDF को शुरू किया। यह अवधारणा जो है 2014 में उर्जित पटेल कमेटी द्वारा दिया गया था। इसमें बैंक दर इसका जो है SDF का जो बैंक दर है वह रेपो दर से 0.25% नीचे ही रहता है, अर्थात यह रेपो दर जितना भी होगा उससे 0.25 नीचे ही रहेगा। आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SDF ये सब पता होना चाहिए कि क्या होता है। आप इसे एक बार अपने नोट से देख लें या एक बार रिवाइज कर लें कहीं भी यूट्यूब से, क्योंकि अगर मैं बताने लगूँ तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। और ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के लिए यह यूज किया जाता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF। नेक्स्ट है 2021-22 के दौरान देश में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या में भारी गिरावट आई है। आप देख सकते हैं कि 3.43 करोड़ टेलीफोन कनेक्शनों में गिरावट आई है। आपको यह याद नहीं रखना है, याद रखना है कि टेली डेंसिटी के बारे में ज़्यादा जानना है कि टेली डेंसिटी जो है इसकी गणना अर्थात 100% पर कितने कनेक्शन की संख्या है, कनेक्शनों की कुल संख्या कितनी है उस पर टेली डेंसिटी निकाला जाता है, जो दिल्ली में हाईएस्ट है 267.64 अर्थात यहाँ 100 आदमी की पर 267.64 टेलीफोन कनेक्शन की संख्या है, जबकि लोएस्ट जो है वह बिहार में है 52.58, जबकि नेशनल एवरेज जो है 84.88 है। मोबाइल फ़ोन सेवा में विभिन्न कंपनियों की हिस्सेदारी की बात करें तो पब्लिक सेक्टर की जो हिस्सेदारी है वह 10.24 है, जबकि प्राइवेट सेक्टर की 89.76 है। और ये इसमें BSNL का जो हिस्सेदारी है पब्लिक सेक्टर में वह 9.96% है और MTNL 0.28, अर्थात BSNL इसमें एकमात्र खिलाड़ी है। रिलायंस जियो की बात करें तो यह 35.37% शेयर के साथ पहले नंबर पे है, जबकि भारती एयरटेल यह 31.58% शेयर के साथ दूसरे नंबर पे है और वोडाफोन तीसरे नंबर की खिलाड़ी है। आप जानते हैं कि अब यही 3 कंपनियां जो टेलीफोन क्षेत्र में भारत में बच गई है, इसलिए टेलीफोन क्षेत्र में नई कंपनियों का आगमन अब 5G से शुरू हो सकता है, जिसमें अडानी ग्रुप शामिल हो सकता है। नेक्स्ट है कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन। इसमें देखिए कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि टेलीफोन कनेक्शन की संख्या लगातार घट रही है। आप समझ सकते हैं कि लोग इंटरनेट का ज़्यादा यूज करते हैं, इसलिए ब्रॉडबैंड की कनेक्शनों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। नेक्स्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। यह वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया है और इसमें GDP के ग्रोथ रेट का प्रेडिक्शन किया गया है। अनुमान लगाया गया है कि 2022 के लिए जो ग्लोबल GDP ग्रोथ रेट होगा वह 2.9% होगा, जबकि 2023 के लिए यह 3% होगा। वहीं भारत की बात करें तो भारत के लिए यह 7.5% 2022-23 के लिए रहेगा, जबकि 2023-24 के लिए यह 7.1% रहेगा। अगली खबर देखते हैं कि करेंसी नोटों की छपाई में जो है उसकी लागत में लगातार वृद्धि हो रही है। यहाँ देख सकते हैं करेंसी नोट दिया गया है और उसकी छपाई पे कितना लागत होता है प्रति हज़ार नोट पर, तो वह दिया गया है। तो इसे याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इसे देखें कि करेंसी नोट की छपाई हेतु 4 प्रेस है, जिसमें 2 प्रेस जो है एक मैसूर और सालबोनी में है,
जो आरबीआई के स्वामित्व में है और आरबीआई के स्वामित्व वाली भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यह संचालित होती है, मैसूर और सालबोनी की। और अगली दो जो है नासिक और देवास की, वह केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली है, जिसका जो नियंत्रण है वह सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। यह पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में है, जबकि यह दोनों आरबीआई के स्वामित्व में है। आपको पता होगा कि सिक्के की ढलाई का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है, जो 4 जगह ढलाई होती है, नोएडा में, कोलकाता में, हैदराबाद में और मुंबई में। नेक्स्ट है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निजीकरण की प्रक्रिया को फिलहाल रोकने की घोषणा वित्त मंत्रालय के दीपम ने की है। दीपम का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। आप जानते हैं कि बीपीएससीएल जो है भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसमें भारत सरकार का शेयर जो है 52.98% है। डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया को रोकने का निर्णय अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑन स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, रणनीतिक विनिवेश पर वैकल्पिक तंत्र की संस्तुति पर की गई है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर, रोड एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर और पेट्रोलियम मिनिस्टर शामिल हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में घरेलू उत्पादित कच्चे तेल के मार्केटिंग से नियंत्रण हटाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। अर्थात जो भी घरेलू उत्पादित कच्चे तेल होगा उसकी मार्केटिंग स्वयं वही कंपनियां करेंगी जो उसका एक्सप्लोरेशन करती है या प्रोडक्शन करती है। यह 1 अक्टूबर 2022 से कच्चे तेल का अलॉटमेंट अर्थात आवंटन जो है सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन यूनिट ही स्वयं इसका मार्केटिंग पूरे देश में करेगी। हालांकि तेल की बिक्री पर जैसे रॉयल्टी लगती थी और सरचार्ज लगता था, वह पहले की तरह लगता रहेगा और तेल के निर्यात की अनुमति ऑपरेटर को नहीं होगी। इसे सिर्फ भारतीय बाजारों में बेचा जा सकेगा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अर्थात FTA हेतु 8 वर्ष के अंतराल के पश्चात वार्ता पुनः शुरू हुई। बातचीत इससे पहले 2007 में शुरू हुई थी, जो सहमति नहीं बन पाने के कारण 2013 में बंद हो गई थी। और इसके लिए EU की अर्थात यूरोपीय यूनियन की चेयरपर्सन जो है उर्सुला लियोन, वह भारत की यात्रा की है हाल ही में। नेक्स्ट है WTA के सर्वोच्च नीति निर्धारक मंत्रिमंडलीय समिति का 12वां संस्करण इसके मुख्यालय जेनेवा में संपन्न हुआ। अर्थात इसकी मीटिंग जो है, मंत्रिमंडलीय समिति की मीटिंग जो है जेनेवा में संपन्न हुई। आप जानते हैं कि WTA के संबंध में जो भी निर्णय लिया जाता है वह मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा ही लिया जाता है। सामान्यतः इसका आयोजन 2 वर्ष के अंतराल पर होता है, परंतु कोविड-19 के कारण इसका अंतराल 4 वर्ष के बाद हुआ है। 11वां जो है यह 12वां संस्करण था जो जेनेवा में हुआ। आपको पता है कि WTA का मुख्यालय जेनेवा में ही है, लेकिन 11वां जो है वह ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुआ था और पहला 1996 में सिंगापुर में हुआ था। आप इसे याद रखेंगे, यह पूछा जाता है। आपको पता होगा कि WTA की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 की गई थी। उससे पहले यह गेट के नाम से जाना जाता था और इसका हेडक्वार्टर जो है यह जेनेवा में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं नगोजी ओकोंजो-इवेला, जो नाइजीरिया की हैं और पहली महिला हैं और पहली अफ्रीकन महिला है या पहली अफ्रीकन भी हैं जो इस पोस्ट पर नियुक्त हुई है। पूरे विश्व की पहली महिला और पहली अफ्रीकन है जो इस पोस्ट पर नियुक्त हुई है। नकोंजी ओकोंजो-इवेला, आप इसे याद रखेंगे, वो नाइजीरिया की हैं। जेनेवा में अभी तक 4 मीटिंग हो चुकी है, 1998, 2009, 2011 और 2022, और भारत में अभी तक एक बार भी यह WTA की मीटिंग नहीं हुई है। अगली खबर देखते हैं। RBI रिपोर्ट में यह बताया गया है भारत पर कुल विदेशी ऋण 620.7 अरब डॉलर का है, जिसमें कि शॉर्ट टर्म ऋण जो है वह 19.6% है, जबकि लॉन्ग टर्म ऋण जो है 80.4% है, जिसमें इस वर्ष जो है पिछले वर्ष की तुलना में 8.2% की वृद्धि हुई है, जो GDP का 21% है। यह ऋण जो है GDP का 21% है। सर्वाधिक जो है ऋण वह डॉलर में लिया गया है, 53% है। उसके बाद 31.2% भारतीय रुपये में है, 6.6% SDR में है IMF की मुद्रा, और 5.4% जापानी येन में है और 2.9% यूरोपियन यूनियन की मुद्रा यूरो में ली गई है। अगली खबर है भारत गौरव योजना के तहत देश में पहली प्राइवेट ट्रेन का परिचालन सदर्न रेलवे द्वारा तमिलनाडु के कोयम्बटूर नॉर्थ रेलवे स्टेशन से साईनगर शिरडी तक किया गया है। अर्थात कोयम्बटूर से शिरडी तक। कोयम्बटूर शिरडी भारत गौरव ट्रेन का संचालन दक्षिण भारत की साउथ स्टार रेल नाम से फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस द्वारा किया जा रहा है और IRTC के नियंत्रण में पहली थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन का संचालन रामायण सर्किट पर किया गया था। वह दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से नेपाल के जनकपुर तक के लिए शुरू किया गया था। भारत सरकार द्वारा भारत गौरव नीति की घोषणा नवंबर 2021 में स्वदेश पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था,
जो देखो अपना देश योजना के तहत एक पहल है। निजी ऑपरेटर को थीम आधारित सर्किट पर रेलगाड़ी चलाने के लिए कम से कम 2 वर्ष का लीज दिया जाता है, 2 वर्ष का पट्टा दिया जाता है। नेक्स्ट है कि FDI इनफ्लो इन इंडिया, मतलब FDI का कितना प्रवाह हुआ है भारत में, अगर उसकी बात करें तो 2020-21 में जहां 81.97 बिलियन US डॉलर का अंतर प्रवाह हुआ था, वहीं 2021-22 में यह 83.57 बिलियन US का प्रवाह हुआ है, जिसमें टॉप जो है कर्नाटक को स्थान मिला है, अर्थात सबसे ज़्यादा अंतर प्रवाह कर्नाटक में हुआ है, उसके बाद महाराष्ट्र में और उसके बाद दिल्ली में। यह पहले कर्नाटक की जगह इससे पहले वर्ष में 2020-21 में यह गुजरात को सबसे ज़्यादा मिला था FDI। अगर टॉप कंट्री की बात करें किस देश से सबसे ज़्यादा FDI आता है तो वह सिंगापुर से आता है, जबकि इससे पहले मॉरिशस था। सिंगापुर सेकंड नंबर पर USA और तीसरे नंबर पर मॉरिशस है, जबकि इससे पहले 2021 में मॉरिशस पहले नंबर पर था। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा FDI किस सेक्टर में आता है तो वह सर्विस सेक्टर में आता है, जो 44.7% आता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर और तीसरा है टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट अगर नवीनतम सामान्य ज्ञान की बात करें तो DDR डिजिटल डिस्ट्रिक्ट डिपोजिटरी, यह भारत सरकार की योजना है जिसके तहत प्रत्येक जिले में सूक्ष्म स्तर पर लुप्त हो रहे भारतीय कहानियों को खोजने और उसका दस्तावेजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, अर्थात उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा जो भी भारतीय प्रत्येक जिले में कहानी है लोकल स्तर पर। देश के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के अनुसार इन्हें 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है व्यक्ति एवं व्यक्तित्व, दूसरा है घटना एवं कार्यक्रम, तीसरा है जीवित परंपराएं और चौथा है छिपे हुए खजाने। नेक्स्ट खबर है नीति आयोग के नए अध्यक्ष परमेश्वरन अय्यर होंगे। ये अमिताभ कांत की जगह लेंगे और 2 वर्ष के लिए नियुक्त हुए हैं। आपको पता होगा कि अमिताभ कांत को जो है G20 के लिए शेरपा नियुक्त किया गया है पीयूष गोयल की जगह। नेक्स्ट है IB के नए प्रमुख नए डायरेक्टर जो हैं तपन कुमार डेका होंगे, जिनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए हुई है। ये श्री अरविंद कुमार की जगह लेंगे। नेक्स्ट रॉ के निदेशक जो है सामंत गोयल, उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि जो है रुचिरा कंबोज होंगी। रुचिरा कंबोज जो है TS कृष्णामूर्ति की जगह लेंगे और रुचिरा कंबोज इससे पहले जो है यूनेस्को में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रह चुकी हैं और ये भूटान में भी भारत की राजदूत रह चुकी हैं। नेक्स्ट है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI की नई अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज न्यायमूर्ति रंजना देसाई को बनाया गया है। रंजना देसाई चंद्रमौली कुमार प्रसाद की जगह लेंगी। रंजना देसाई इनसे पूर्व जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए गठित परिसीमन आयोग की अध्यक्ष रही थी। नेक्स्ट कृष्णा श्रीनिवासन IMF के एशिया पैसिफिक रीजन के नए निदेशक बनाए गए हैं। ये चांग यांग री का स्थान लेंगे। नेक्स्ट है सरकार ने 4 उद्योगपतियों को RBI के सेंट्रल बोर्ड में अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति 4 वर्ष के लिए हुई है। 4 उद्योगपतियों की नियुक्ति 4 वर्ष के लिए हुई है RBI के सेंट्रल बोर्ड के अंशकालिक निदेशक के रूप में, जिसमें महिंद्रा एवं महिंद्रा के आनंद महिंद्रा, केडिला हेल्थ केयर के पंकज पटेल, IMF के रविंद्र ढोलकिया और TVS मोटर के वेणु श्रीनिवास हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT के नए निदेशक होंगे नितिन गुप्ता, वे JB मोहपात्रा की जगह लेंगे। अगली खबर है फैंटम ऑफ बॉम्बे हाउस के नाम से मशहूर पल्लोन जी मिस्त्री का निधन हो गया है। ये साइरस मिस्त्री के पिता थे और इनका सबसे ज़्यादा शेयर टाटा में है, 18.4% शेयर के साथ सबसे बड़े शेयर धारक हैं टाटा में। हॉकी खिलाड़ी वरिंदर सिंह का निधन हो गया और एथलीट धावक जो है हरिचंद का निधन हो गया है। नेक्स्ट खबर देखते हैं कि 22वां IFA इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आबू धाबी में आयोजित हुआ, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब विष्णुवर्धन जो शेरशाह के लिए उसको मिला। नेक्स्ट है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है विक्की कौशल को मिला और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के लिए जो है योग दिवस की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा की गई आयुष मंत्रालय द्वारा। व्यक्तिगत पुरस्कार की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर इसे भिक्खु संघ सेना जो लद्दाख के हैं उन्हें दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्कोस रॉड्रिक्स जो ब्राज़ील के हैं उन्हें दिया गया। जबकि अगर संस्थागत रूप में बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर डिवाइन लाइफ सोसाइटी जो उत्तराखंड में स्थित है उन्हें दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन स्थित ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा को दिया गया। नेक्स्ट है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल को मिला। ये बायोमेडिकल स्टूडेंट है ब्रिटेन की। इसका आयोजन जो है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का आयोजन वाशिंगटन में किया गया। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर कर दिया गया है, वहीं उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया है।
अब आइए जून मंथ के प्रमुख दिवस को देख लेते हैं। तो 2 जून को जो है तेलंगाना डे मनाया जाता है। आपको पता होगा कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को औपचारिक रूप से अलग हो गया था। उसके बाद जो है 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी अर्थात खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे विश्व महासागर दिवस। जबकि 9 जून को बिरसा मुंडा का डेथ एनिवर्सरी होता है, अर्थात इस दिन बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वह है कि 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया जाता है, विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे 2015 से मनाया जा रहा है। 21 जून को ही वर्ल्ड म्यूजिक डे होता है और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे होता है। आपको पता होगा कि 21 जून को योगा डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। उसके बाद है कि 29 जून को नेशनल एस्थेटिक्स अर्थात सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यह पीसी महानोलोबिस उनके बर्थडे के मनाया जाता है, जो भारत में एस्थेटिक्स के जन्मदाता कहे जाते हैं, इनके पिता का ही कहे जाते हैं। आपको पता होगा कि हमारा जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वह पीसी महानोलोबिस मॉडल पर ही आधारित था। उसके बाद देखिए 30 जून को संथाल हुल दिवस मनाया जाता है। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, उनमें शहीद जो हुए थे उनकी याद में यह मनाया जाता है। अब नेक्स्ट बात करें, बुक की बात करें तो ए प्लेस कॉल्ड होम, यह प्रीति सिन्हा की बुक है। उसके बाद है इट स्टार्स विथ अस, कोलिन हूवर की पुस्तक है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ टेरर, हिलेरी क्लिंटन और लुइस पेनी की पुस्तक है। नेक्स्ट है खान क्वेस्ट 2022 एक्सरसाइज, यह बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज है जिसमें 16 देशों ने भाग लिया, जिनमें भारत भी एक था। यह बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास था जिसमें लद्दाख स्काउट ने भारत की ओर से भागीदारी की और इसका आयोजन जो है मंगोलिया में किया गया। नेक्स्ट है रिम्पेक 2022, अमेरिका नौसेना के नेतृत्व में, जो अमेरिकी नौसेना है उसके नेतृत्व में 26 देशों की नौसेना ने इसमें भाग लिया। यह द्विवार्षिक संयुक्त नौसेना अभ्यास है और यह हवाई आइलैंड आप जानते हैं अमेरिका का आइलैंड है, हवाई आइलैंड पर इसका आयोजन किया गया। जबकि इसमें INS सतपुरा ने भाग लिया भारत की ओर से, INS सतपुरा। नेक्स्ट है ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन जो है वर्चुअल तरीके से चीन की अध्यक्षता में हुआ, जिनमें भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भागीदारी की। नेक्स्ट है कि मैनपुरी में, वहाँ गणेशपुर गांव है एक मैनपुरी में, वहाँ की टीले की खुदाई में जो है 3800 वर्ष पुराने तांबे के अस्त्र मिले हैं। नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान अस्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट बैठक जो है पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी। आपको पता होगा कि सिंधु आयोग जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है नदी जल बंटवारे को लेकर बनाया गया है, सिंधु आयोग। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव, इसका जो है आयोजन शिमला में किया गया और संस्कृति मंत्रालय के तहत से किया गया और संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में ही साहित्य अकादमी तथा भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है मंगोलियाई बुद्ध पूर्णिमा, इसके लिए जो प्रदर्शनी है वह गंडन मठ में लगाई गई थी, जिसमें कपिलवस्तु से 4 बौद्ध अवशेष भेजे गए थे किरण रिजिजू के नेतृत्व में। नेक्स्ट है जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है 89.30 मीटर जेवलिन फेंक कर। यह फिनलैंड में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन जकार्ता में किया गया, जिसमें पुरुष एकल में विक्टर एक्सेलसेन जो डेनमार्क के हैं वे विजयी रहे, जबकि महिला एकल में ताई तुइंग जो चीनी ताइपे की हैं वे विजयी रही। T20 क्रिकेट में दीपक हुडा भारत के चौथे बल्लेबाज ऐसे बने हैं जो शतक लगाने में सफल रहे हैं, जबकि विश्व के वे 70वें बल्लेबाज हैं। इनसे पहले रोहित शर्मा, KL राहुल और सुरेश रैना ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाया है। मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। ODI में उन्होंने सर्वाधिक रन बनाया 7805 रन। 2003 में इन्हें अर्जुन अवार्ड, 2015 में पद्मश्री और 2021 में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी का खिताब जो है पहली बार मध्य प्रदेश ने जीता है मुंबई को हराकर। मुंबई 41 बार की विजयी टीम रही है और मध्य प्रदेश पहली बार यह खिताब जीतने में सफलता हासिल की है। नेक्स्ट है टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 29 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह के नाम रहा। यह रिकॉर्ड इन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर बनाया है। टेस्ट क्रिकेट के 145 वर्षों के इतिहास का सबसे महंगा ओवर 35 रन का स्टुअर्ट ब्रॉड ने फेंका है और T20 में भी इन्होंने 36 रन का सबसे महंगा ओवर फेंका है। नेक्स्ट है राहुल श्रीवास्तव P भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और एशिया कप मेंस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन जो है जकार्ता में किया गया। यह 11th एडिशन था, जिसमें दक्षिण कोरिया विजयी रही जबकि मलेशिया उपविजेता टीम रही। भारत को इसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। दक्षिण कोरिया ने यह 5वीं बार विजयी हासिल की है और फर्स्ट एशिया कप का आयोजन जो है 1982 में कराची में किया गया था, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को हराकर कप जीता था। भारत अब तक 3 एशिया कप को जीतने में सफलता हासिल की है, 2003, 2007, 2017 में।
नेक्स्ट है कि 22वां फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन जो है कतर में किया जा रहा है, जिसमें 32 टीमें भाग लेंगी और यह अंतिम बार है जो 32 टीमें भाग लेंगी। अगली बार से 48 टीम इसमें भाग लेंगी और कतर जो है होस्ट होने के कारण ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर गया है और इसका मस्कट जो है वह लाइव है। लाइव अरबी वर्ड है जिसका मतलब होता है विशेष गुण और क्षमता वाला खिलाड़ी। 2026 में इसका आयोजन जो 23वां फीफा वर्ल्ड कप होगा, जिसमें 48 टीमें भाग लेंगी, उसका आयोजन जो है यूएसए, कनाडा और मेक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। फर्स्ट फीफा जो है 1930 में उरुग्वे में आयोजित हुआ था, जिसमें उरुग्वे ही विजेता रहा था और अर्जेंटीना को हराकर। आपसे अगर पूछा जाए कभी कि रेड बुल और फरारी कौन से खेल की टीम है, तो यह फार्मूला रेस 1 की टीम है। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब जो है राफेल नडाल ने जीता, जबकि महिला एकल का खिताब इंका स्वियाटेक ने जीता जो पोलैंड की है। नेक्स्ट देखिए चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन जो है पंचकुला हरियाणा में हुआ और हरियाणा ही इसकी विजेता रही। 137 मेडल के साथ प्रथम स्थान पर हरियाणा रहा, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर कर्नाटक रहा। विशेष बात यह है कि इसमें 5 पारंपरिक खेल शामिल किए गए थे। गत्तका, कलाड़ीपट्ट, थांगटा, मल्लखम्ब और योग को इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट है अवनी लेखरा ने फ्रांस में आयोजित पैराशूटिंग वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल में और 50 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक का खिताब हासिल किया। नेक्स्ट है FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब भारत ने पोलैंड को हराकर जीता, जिसका आयोजन जो है लॉसाने स्विट्जरलैंड में किया गया था। नेक्स्ट देखिए इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस का हेडक्वार्टर कहाँ है? भोपाल में। भोपाल अहमदाबाद में स्थित है। इसका उद्घाटन जो है PM मोदी ने किया। नेक्स्ट है एनोवेक्स जो है जानवरों के लिए भारत में बनाई जाने वाली पहली कोविड-19 वैक्सीन है जो स्वदेश निर्मित है, जिसे ICAR हरियाणा ने बनाया है और इसे लॉन्च किया है एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। पहले ट्रैवल हेरिटेज विलेज इनउडु में है जो वायनाड में स्थित है, केरल में। इनउडु वायनाड केरल में है। नेक्स्ट है नेशनल ट्रैवल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे न्यू दिल्ली में खोला गया है। अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है कोविड-19 के लिए जो बूस्टर डोज लगाया जा रहा है, जिसे कॉर्बेक्स के नाम से जाना जाता है, उसे हैदराबाद स्थित BE लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया गया है, बायोलॉजिकल E लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड GST, जिसे धरोहर के नाम से जाना जाता है, उसे पणजी में खोला गया है और इसका उद्घाटन जो किया है निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है 44वें शतरंज ओलंपियाड। यह शतरंज ओलंपियाड जो है 1927 से आयोजित हो रहा है, जबकि इसका पहला आयोजन भारत में संभव हो पाया है। इस बार यह महाबलीपुरम में आयोजित होगा, तमिलनाडु में। तो धन्यवाद। अगस्त 2022 प्रतियोगिता दर्पण में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे हम लोगों ने उनको कवर कर लिया है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर हो संभव हो सके तो कम से कम 3 बार ज़रूर इस वीडियो को देखें, ताकि आपके दिमाग में यह प्रिंट हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद।